Good morning to all of you. Today we are going to start one more topic of Indian economy, and the name of the topic is Human Capital Formation in India. क्या होता है ये ह्यूमन कैपिटल? आज हम इस टॉपिक को रीड करेंगे. A country can turn physical resources like land into physical capital. आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो उसे कुछ नया बनाते हैं. ठीक है, जैसे कोई फिक्स एसेट जो है हमारी बन जाती है. फिक्स एसेट मतलब जो लंबे टाइम तक हमारे काम में आती है वो हमारी कैपिटल बन जाती है, हमारी एसेट कहलाती है. तो रिसोर्सेज का यूज़ करके जो हम एसेट बनाते हैं वो हमारी क्या बन जाती है? कैपिटल. यानी कि फिजिकल रिसोर्सेज को जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हमने एग्जांपल लिया है लैंड. अगर हम ज़मीन का यूज़ करते हैं और उसको हम बिल्डिंग में या फैक्ट्री में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? वो लैंड हमारी क्या बन गई? अब फिजिकल कैपिटल बन गई. सिमिलर अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की, इट कैन ऑल्सो टर्न ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक स्टूडेंट्स. तो ह्यूमन सोर्स को जब हम चेंज कर देते हैं तो वो ह्यूमन कैपिटल बन जाती है. ह्यूमन रिसोर्स में एक चीज़ लेते हैं हम, स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स को जब हम चेंज कर देते हैं ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए, किस में चेंज कर देते हैं हम? इंजीनियर बन जाते हैं कुछ बच्चे, कुछ डॉक्टर्स बन जाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर जो है वो हो जाते हैं आने वाले टाइम के अंदर पढ़ लिख के. तो वो क्या होता है, उसको हमने चेंज कर दिया. पहले वो क्या था? सिर्फ एक ह्यूमन रिसोर्स था, वो एक स्टूडेंट. अब हमने इंजीनियर डॉक्टर बना दी तो क्या बन गया? ह्यूमन कैपिटल बन गया. ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई कंसेप्ट. तो नेक्स्ट हमें क्या कह सकते हैं इसके बारे में? और वी नीड गुड ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस अदर गुड कैपिटल. ये ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस कैसे होता है? हमारे पास जो भी पिछला हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है उसकी हेल्प से ही हम क्या बना सकते हैं? एक नया जो है वो तैयार कर सकते हैं ह्यूमन कैपिटल. जैसे कि कोई डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर की एजुकेशन देने के लिए अगर हमारे पास टीचर्स प्रोवाइड हैं, इंजीनियर की एजुकेशन देने के लिए टीचर प्रोवाइड है, एक गुड हमारे पास रिसोर्स है ह्यूमन का, तभी एक ह्यूमन कैपिटल जो है अच्छा हमारे पास क्या हो सकता है? क्रिएट हो सकता है. ठीक है, इट मीन्स वी नीड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस मोर ह्यूमन कैपिटल. अगर हम कुछ अच्छा खर्चा करेंगे ह्यूमन कैपिटल में, हम टीचिंग स्किल्स की बढ़ोतरी करेंगे, उसमें कुछ ट्रेनिंग अगर हम टीचर्स को देंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस पर खर्चा करेंगे, तो नेचुरली वो आने वाले टाइम पे वही टीचिंग जो है हमारे काम आएगी. वो उसी से वजह से ही हमारे फ्यूचर के अंदर बड़े बड़े हमें डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या और किसी अदर पोस्ट पे हमें स्टूडेंट्स मिलेंगे. ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ? जब हमने टीचिंग के ऊपर थोड़ा सा खर्चा किया तो हमें क्या मिला? बेनिफिट मिला. उससे बड़े बड़े हमारे पास डॉक्टर्स इंजीनियर्स प्रिपेयर हुए और उसी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल. हम सिंपली अगर लैंग्वेज में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी स्किल्स और नॉलेज और जितनी कैपेबिलिटी एक पर्सन के पास होती है तो वही उसकी क्या बन जाती है? स्ट्रेंथ बन जाती है. और इसी तरह से जितनी स्ट्रेंथ हमारी इकोनॉमी के अंदर हमें नज़र आएगी वो सारा क्या होगा? हमारी कैपिटल. तो इसीलिए ह्यूमन की कैपिटल हमें ज़रूरत है. ह्यूमन कैपिटल भी आर्म रिसोर्सेज की तरह ये हमें प्रोडक्शन में काम आता है. राइट, इसकी एक डेफिनेशन हम देख लेते हैं. ह्यूमन कैपिटल refers to the induced productive quality of the labor force. तो एक ऐसी चीज ह्यूमन कैपिटल किसको कहते हैं? जिसमें एक ताकत होती है प्रोडक्शन करने की. ठीक है, टू द इंड्यूस्ड प्रोडक्टिव क्वालिटी ऑफ द लेबर फोर्स. अगर लेबर फोर्स में हमारे पास इकट्ठा कर सकता है प्रोडक्टिव क्वालिटी को तो वो क्या बन जाता है? ह्यूमन कैपिटल. कैसे? If the labor force can be made more efficient through better education, training, health facility, ठीक है, then that human resource would be considered as human capital. इसी वर्डिंग को हम आगे और डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे कि जब लेबर फोर्स की बात करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं, अगर ह्यूमन के पास बहुत सारी एफिशिएंसी है, यानी कि एजुकेशन भी है, उसकी अच्छी हेल्थ भी है, उसके पास ट्रेनिंग भी है, इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे लेबर फोर्स पे, यानी कि हमारे लेबर के पास. ठीक है, देन दैट ह्यूमन रिसोर्स. तो इसी तरह से वो जो लेबर हमारी तैयार हुई है इन सभी क्वालिटीज़ के साथ, वो जो रिसोर्स है उसी को हम क्या बोल सकते हैं? ह्यूमन कैपिटल बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये था ह्यूमन कैपिटल. आगे आता है इसके पॉइंट्स कि ह्यूमन कैपिटल में हमें और क्या क्या रीड करना है इस चैप्टर के लिए. आगे
सो एक बार हम बुक के ऊपर नजर मारते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या रीड करना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर ऑफ द व्हाट ह्यूमन कैपिटल मीन्स बाय पोजिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चन जो है वो अराइज होते हैं, हमने उनके आंसर्स देने हैं, तो वहीं से हमारे कंसेप्ट जो है वो बनेंगे इस चैप्टर के। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिसोर्सेज या फिर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल के कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो ये हमारा पहला कंसेप्ट होगा। ठीक है। सेकंड होगा, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या कोई रिलेशन है ह्यूमन कैपिटल के बीच में और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में। अगर रिलेशन जो भी होगा वो इस चैप्टर के अंदर हम रीड करेंगे। इज द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल लिंक टू मैन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट और इट इज नाउ कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो क्या हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल है क्या उसका ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ कोई लिंक है। अगर कोई लिंक है तो वो भी हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। और नेक्स्ट वन टॉपिक है, व्हाट रोल कैन द गवर्नमेंट प्ले इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। गवर्नमेंट क्या कर रही है ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाने के लिए, राइट। तो ये कुछ कंसेप्ट है। वेरी फर्स्ट हम करेंगे सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सो सबसे फर्स्ट हमारा सोर्स रहेगा इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन। तो यानी कि एजुकेशन के ऊपर किया हुआ खर्चा। तो पहला सोर्स क्या है, ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाने का। सोर्स का मतलब होता है कि ह्यूमन कैपिटल जो बनेगा वो कैसे कैसे हमारा बन सकता है, इंक्रीज हो सकता है। तो पहले अगर एजुकेशन के ऊपर खर्चा ज्यादा किया जाएगा तो भी पहला सोर्स होगा कि ह्यूमन कैपिटल ज्यादा होगा हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है। नॉर्मली जैसे हम बात करते हैं कि अगर एक कंपनी है तो उस कंपनी को अगर हमने अच्छा प्रॉफिट करवाना है उस कंपनी में, तो क्या करना पड़ता है, हमें कंपनीज में हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, स्पेंड ऑन कैपिटल गुड्स। तो ज्यादा खर्चा किस में करना पड़ेगा, स्पेंड ऑन कैपिटल गुड्स, राइट। तो इसी से हमारा क्या होगा, जितना ज्यादा हम खर्चा करेंगे कैपिटल गुड्स के ऊपर उतना ही फ्यूचर के अंदर हमें क्या हो सकता है, वहां पे प्रॉफिट जो है वो प्रोवाइड हो सकता है। सिमिलर जो आज की जनरेशन है, आज के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, उनकी एजुकेशन के ऊपर बहुत खर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज वो एजुकेशन के ऊपर खर्चा करेंगे तो इन फ्यूचर के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग देयर फ्यूचर इनकम। धीरे धीरे वो जो एजुकेशन है उसे क्या मिलेगी, बच्चों को उनकी स्किल जो है वो इम्प्रूव होगी, उनको कहीं ना कहीं बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जॉब के लिए, राइट। तो अच्छी जॉब होगी तो आगे जाके फ्यूचर में क्या होगा, इनकम भी अच्छी होगी। यानी कि हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो कैसे बनता है, कैसे आगे आगे मोटिवेट उसको कैसे आगे इम्प्रूव होगा, एक एजुकेशन की वजह से। तो एजुकेशन जितनी ज़्यादा मिलेगी, स्किल्स और नॉलेज उतनी ही गेन करेगी और उतना ही वो क्या होगा, अच्छी जॉब करेंगे और प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर डालेंगे और जिससे प्रोडक्टिविटी से इनकम आगे क्रिएट हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ेगी। आगे आता है कि इस एजुकेशन के साथ एजुकेशन पे खर्चा करने से और क्या बेनिफिट्स होते हैं, पॉइंट वाइज हम इसको देख लेते हैं। हायर अर्निंग कैपेसिटी, ये हमने अभी नोट किया है कि हायर इनकम होती है फ्यूचर के अंदर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट्स गिव वन अ बेटर सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड। ये फ्यूचर के अंदर यानी कि ये एक आदमी को समाज के अंदर एक अच्छा गौरव देता है। अगर हमने अच्छी स्टडी की होगी, उनको खड़े होने के काबिल बनाता है समाज के अंदर। इट इनेबल्स वन टू मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ। तो उसके पास लाइफ के अंदर बहुत सारी चॉइसेस हैं तो उसको सिलेक्ट करना सिखाता है एजुकेशन। इट प्रोवाइड नॉलेज टू अंडरस्टैंड टू चेंज टेकिंग प्लेस इन अ सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जो भी चेंजेस आ रही हैं उसको अंडरस्टैंड करना सिखाता है हमारे क्या, एजुकेशन। इट ऑल्सो स्टिमुलेट इनोवेशन, और ये हमारे जो नई चेंजेस आ रही हैं उसके साथ आगे बढ़ना भी सिखाता है, इनोवेशंस के साथ, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। तो अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड लेबर फैसिलिटीज, एडेप्टेशंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। तो इसी तरह से अगर हम एजुकेशन को एडेप्टेशन करेंगे, उसको अवेलेबिलिटी रखेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास नई टेक्नोलॉजी भी आएगी। ठीक है। तो ये बेनिफिट्स हैं और नई टेक्नोलॉजी आएगी। ये सब क्या है, एक पर्सन की स्किल्स को बढ़ावा देते हैं। इतने सारे पॉइंट्स एक पर्सन के पास आ जाते हैं, उनकी नॉलेज बढ़ती है, इनोवेशन स्किल्स बढ़ती है। ठीक है। टेक्नोलॉजी एडवांस होने लग जाती है, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकता है वो, राइट। तो ये सारे क्या है, ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तो एजुकेशन से हमने अभी चेक किया है कि ह्यूमन कैपिटल बढ़ता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि लोगों की स्किल बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है, और उसी स्किल और नॉलेज जितनी ज़्यादा होगी उसी को हम कहते हैं कि एक पर्सन की कैपिटल है, ये उसकी क्या है, मेन ताकत है, उसकी स्ट्रेंथ है, और उसी स्ट्रेंथ को हम कैपिटल बोलते हैं, किसकी, ह्यूमन की।
दैट इज ह्यूमन कैपिटल। तो क्या अगर हम इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ करेंगे, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ किया जाएगा, तो क्या वो भी ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाता है? तो अभी हम देखते हैं यस। अगर एक कमज़ोर पर्सन है, एक सिक पर्सन है, तो क्या एक कमज़ोर आदमी जो है उसी तरीके से काम कर सकता है जैसे कि एक साउंड पर्सन करता है? ठीक है, पर्सन विद साउंड हेल्थ। तो आप इन दोनों में से कंपेयर करोगे तो कौन सा जो है वो ज़्यादा बेटर तरीके से काम करेगा? ऑब्वियसली एक ऐसा पर्सन जो कि साउंड हेल्थ है, जिसकी सेहत अच्छी है। तो सिक पर्सन्स जो है उसको क्या चाहिए, यानी कि उनको मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड अगर ना हो, मेडिसिन की फैसिलिटी ना मिले, असेस नोट मतलब उसके पास ना पहुंच पाए मेडिसिन की फैसिलिटी, तो उस टाइम क्या फर्क पड़ेगा? ही एब्सटेन फ्रॉम वर्क, तो वो काम से पिछड़ा जाएगा, यानी कि वो धीरे धीरे वर्क प्रॉपर नहीं कर पाएगा और लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, और जिससे उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी पावर जो है काम करने की, वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इट मीन्स क्या चाहिए? एक साउंड पर्सन चाहिए हमें काम के लिए। तो उसी को जितने ज़्यादा साउंड पर्सन हमें इकोनॉमी में मिलेंगे तो उतनी ज़्यादा हमारी ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगी, ना कि सिक पर्सन से ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें लोगों की कैसे हेल्प करनी चाहिए कि वो साउंड रहे? नंबर 1 है कि प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है वो हमें देनी चाहिए लोगों को। ठीक है, खर्चा करना चाहिए गवर्नमेंट को। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सो एक्सपेंडिचर कहाँ पे करने चाहिए? एक तो प्रिवेंटिव मेडिसिन के ऊपर। प्रिवेंटिव क्या होता है कि पहले से हम वैक्सीनेशन करके रखते हैं कि लोग बीमार ही ना हो। ठीक है, दूसरा होता है क्यूरेटिव मेडिसिन। क्यूरेटिव मेडिसिन होता है कि अगर बाई चांस लोग बीमार पड़ भी जाते हैं तो उनको जो है उनकी इलनेस को ख़त्म करने के लिए, कमज़ोरी को, उनकी बीमारी को ख़त्म करने के लिए उनके पास मेडिसिन जो है वो उनको पहुंचाना ज़रूरी है वहाँ तक। तीसरा आता है सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन का मतलब होता है स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, यानी कि लोगों को जागरूक करना है कि इस तरह से मेडिसिन को जो है वो लेना चाहिए। ठीक है, तो उनको अवेयरनेस दिखानी है मेडिसिन के बारे में। और फोर्थ आता है प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बताना है। गुड सैनिटेशन, यानी कि अपना आसपास जो है वो अच्छा रखें, इस तरीके से उनको समझाना है। तो जिससे इन सारी चीज़ों से क्या हो सकता है कि हेल्थ की वजह से लोगों का जो है उनका जो लिविंग है, उनका स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होगा और साथ में उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और जितनी अच्छी हेल्थ रहेगी यहाँ पे पर्सन्स की, उतनी ज़्यादा क्या होगी? ह्यूमन कैपिटल जो है वो क्रिएट होएगा। नेक्स्ट आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो तीसरा कंसेप्ट है हमारा सोर्स क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो हमें करना पड़ेगा। फर्म्स को खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, फर्म स्पेंड ऑन गिवन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, टू देयर वर्कर्स। अपने वर्कर्स को उनको जॉब करते करते ही उनको ट्रेन करना है। ठीक है, तो ये कैसे ट्रेन कर सकते हैं? 2 तरीके हैं इसको ट्रेन करने के। द वर्कर्स में बी ट्रेन्ड इन द फर्म इटसेल्फ अंडर द सुपरविजन। कई बार ऐसा होता है कि हम एक पर्सन के, एम्प्लॉयर के सुपरविजन में एक पर्सन को काम पे लगाते हैं। तो ये एक तरीका है, या तो उसकी सुपरविजन में वो पर्सन काम करेगा, राइट। तो और जैसे जैसे वो कुछ ना कुछ नया सीखता है तो इट मीन्स क्या हो जाता है कि उसको, तो वो क्या कर सकता है? कुछ ना कुछ सीख सकता है। ठीक है, जैसे काम करेगा वो धीरे धीरे उसकी सुपरविजन में अपना कुछ ना कुछ सीख जाएगा, राइट। या तो ये तरीका है। सेकेंड मेथड क्या है? द वर्कर में बी सेंट फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग का होता है मतलब कि कैंपस से थोड़ा दूर, फार ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। ठीक है, यानी कि वहां से थोड़ा दूर बाहर कहीं पे उसको ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा जाए ताकि वो ट्रेंड होके आए। और अगर ट्रेंड होके आएगा तो उसकी स्किल्स में इंप्रूवमेंट होगी, उसकी नॉलेज बढ़ेगी, राइट। तो वो क्या हो सकता है? 2 तरीके हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, या तो साथ साथ काम करते करते उसे सिखाना, या फिर अलग से उसको ट्रेनिंग का पार्ट कहीं पे दिलवाना। ठीक है, वहीं पे फार ऑफ कैंपस के थोड़ा अलग होके, काम से अलग होके उसको ट्रेनिंग देना। और दोनों ही केसेस में पर्सन्स को जो है वो सैलरी जो है, वेजेस उनको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो फर्म विल thus insist that the worker should work for a specific period of time। तो अगर इतना खर्चा जो है फर्म्स करती हैं तो फर्म ये भी होप रखती हैं कि जो वर्कर जो है वो ट्रेंड होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग जब उनको दी जाती है तो वो क्या करेंगे? दे शुड वर्क फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन देयर फील्ड, यानी कि वो उनके फील्ड के अंदर लंबे टाइम तक काम करेंगे, वो बीच में जो है वो छोड़ के नहीं जाएंगे काम को। ठीक है, तो ताकि उनको बेनिफिट जो है वो प्रॉपर मिल सके। सो बेनिफिट ऑफ इनहेंस प्रोडक्टिविटी ऑन टू द ट्रेनिंग। तो प्रोडक्टिविटी से जो बेनिफिट होता है
नॉट प्रोडक्टिविटी, जो ट्रेनिंग से जो बेनिफिट होता है, तो वो बेनिफिट किस तरह से नजर आता है, प्रोडक्टिविटी के अंदर। तो प्रोडक्टिविटी का जो बेनिफिट है वो हर एक फर्म जो है वो गेन करना चाहती है, किसके थ्रू, जो अपने वर्कर्स को ट्रेन करती है उस चीज के थ्रू, राइट। तो इट मीन्स एक्सपेंडिचर जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी एक अच्छा खासा सोर्स है किस चीज का, हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाने का, ठीक है। तो इससे भी क्या हो सकती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इट मीन्स क्या होगा, इकोनॉमी का भी ग्रोथ हो जाएगा साथ में, राइट। तो ये है थर्ड मेथड। नेक्स्ट मेथड आता है इन्वेस्टमेंट ऑन माइग्रेशन, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब दैट फेच देम हायर सैलरी, ठीक है, देन दैट दे मे गेट इन देयर नेटिव प्लेसेस। जहां पे वो रहते हैं उस नेटिव प्लेस से निकल के वह कहाँ जाना चाहते हैं, उन जगहों के ऊपर जाना चाहते हैं, अदर प्लेसेस के ऊपर जाना चाहते हैं जहां पे उनको मैक्सिमम सैलरी मिलती है, ज्यादा हायर सैलरी जहां पे उनको मिल जाएगी वहीं पे वो जाना चाहते हैं, माइग्रेट होना चाहते हैं, राइट। तो अनएम्प्लॉयमेंट के केस के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इज द बेसिक रीजन फॉर द रूरल अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। हमें पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट होती है इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से जो रूरल से कुछ लोग जो है वो कहाँ पे जाते हैं, अर्बन फील्ड के अंदर जाते हैं, किस चीज के लिए, जॉब को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसी तरह से बहुत सारे पढ़े लिखे पर्सन होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो कहाँ पे जाना चाहते हैं, अपनी कंट्री को छोड़ के वो इंडिया की जगह पे आउटसाइड, यानी कि अदर कंट्री आउटसाइड इंडिया, वहां पे जाना चाहते हैं, किस वजह से, बिकॉज ऑफ हायर सैलरी, यानी कि उनकी वहां पे सैलरी वहां पे उनको प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से वो इंडिया से बाहर जाके माइग्रेट होना चाहते हैं। तो माइग्रेशन क्या है, इज बोथ द केसेस इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट। तो यानी कि जो खर्चा हमें बियर करना पड़ता है एक पॉइंट से, एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाने के लिए, जो हमें खर्चा आता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट का, दैट इज क्या होता है, वही एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, अगर इंडिया से बाहर भी जा रहे हैं तो उसके लिए जो खर्चा आ रहा है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसी को हम कहते हैं कि माइग्रेशन होने के लिए खर्चा करना। तो क्या ये बेनिफिशियल है, माइग्रेशन के लिए जो खर्चा करते हैं, तो इसका ह्यूमन कैपिटल से क्या लिंक है, इससे ह्यूमन कैपिटल कैसे बढ़ेगी। यस, इससे ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होती है। जैसे हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारी बढ़ जाती है खर्चा करने से, तो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द माइग्रेटेड प्लेसेस एंड द साइक्लिक कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए स्ट्रेंज सोशल कल्चर सेटअप। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम बात कर रहे थे कॉस्ट ऑफ लिविंग, एक तो बाहर जाएंगे हम, अर्बन एरिया के अंदर जाते हैं, रूरल एरिया को छोड़ के, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, वहां पे रहने का भी तो खर्चा आएगा उस पर्सन का। इसी के साथ साथ उसका जो है साइक्लिक जो है वो भी कॉस्ट पड़ती है उसको, साइक्लिक कॉस्ट ऑफ लिविंग कहते हैं जिसको। साइक्लिक क्या होता है, मानसिक दबाव, उसके दिमाग पे जो मानसिक सोच होती है कि एक जगह को छोड़ के वो दूसरी जगह पे आ गया है, वहां पे काम उसका सेट होगा नहीं होगा। तो ये देखा जाए तो साइकोलॉजिकली ये फैक्ट है, लेकिन इसको भी एक कॉस्ट माना जाता है कि कुछ उसको कीमत चुकानी पड़ती है, उस टेंशन से, उस स्ट्रेस से उसको निकलना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। सो ये भी उसको हम बोलते हैं साइक्लिक कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो उसके मानसिक तनाव जो पैदा होता है उसको वहां से शिफ्ट करने के चक्कर में, ठीक है। तो ये सब क्या है, उसकी लाइफ में उसको जो है वो झेलना पड़ता है। सो ये कॉस्ट को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन या फिर इन्वेस्टमेंट ऑन माइग्रेशन। तो इस तरह के जो खर्चा हमें करते हैं, hence expenditure on migration is also a source of human capital formation। तो इसी से आगे जाकर वो क्या होगा, एक नई जगह पे जाएगा, न्यू जॉब मिलेगी, न्यू आइडियाज आएंगे, न्यू स्किल्स बढ़ेगी उसकी, तो धीरे धीरे क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो बढ़ेगा, राइट। तो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा इसी टॉपिक का, इंफॉर्मेशन।
सो फिफ्थ वन पॉइंट है बेटे एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जैसे हम कहीं पे कुछ पता करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, तो उसके ऊपर भी जब कोई इंसान खर्चा करता है तो वो उसकी स्किल्स को बढ़ाता है। और स्किल्स बढ़ाना मतलब ह्यूमन कैपिटल में इंक्रीजमेंट करना। जैसे कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लेबर मार्केट, कि कहाँ कहाँ जॉब मिलती है, कौन सा वेज रेट उनको प्रोवाइड हो सकता है। लेबर मार्केट के अकॉर्डिंगली किसी ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, एजुकेशन मार्केट के अकॉर्डिंगली कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, या इवन की दे वांट टू नो द लेवल ऑफ सैलरी, कि कहाँ पे कौन कौन सी सैलरी जो है वो प्रोवाइड हो रही है काम के बदले में। इस तरह की उनको इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर कोई पर्सन जो है एजुकेशन लेना चाहता है तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में चेकिंग करवाता है, पता करवाता है, इंफॉर्मेशन लेता है कि राइट एम्प्लॉयबल स्किल्स कहाँ पे मिलती है, ताकि वो राइट एम्प्लॉयबल मतलब कि जब भी वो इंस्टीट्यूट से बाहर निकलेगा तो एम्प्लॉयमेंट के तौर पे अगर वो जाएगा कहीं पे काम ढूंढने के लिए, तो इस तरह से स्किल जो है वो पहले ही जो है इंस्टीट्यूशन से उनको मिल जाए। तो कहाँ से राइट एम्प्लॉयबल स्किल्स उनको प्रोवाइड हो सकती है एक्सेट्रा। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती हैं कहाँ से, जहाँ पे हम पता करना चाहते हैं डिफरेंट मार्केट से, डिफरेंट हमारे इंस्टीट्यूट से। तो इसके ऊपर भी हमें खर्चा करना पड़ता है। ये हम खर्चा क्यों करते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ताकि हमारी स्किल्स में इंक्रीजमेंट हो। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जब हम लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद कुछ डिसीजन लेने के काबिल हो सकते हैं। डिसीजन लेते हैं हम, तो जैसे कि हमने अब इन आइटम्स को सोच के जो भी हमने ऊपर लिखी हैं, इन चीज़ों को हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और उसके रिगार्डिंग डिसीजन लिया कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है ह्यूमन कैपिटल के अंदर, ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाने के लिए, या नहीं करनी है, या कितनी करनी है। ठीक है, ताकि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सके हमारी एक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल का। राइट, तो इस तरह से ये खर्चा जो है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन क्या करता है, हमें क्रिएट करता है। इट इज रिलेटेड टू द लेबर मार्केट और अदर मार्केट, इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये भी एक सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। राइट, तो ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ फर्स्ट वाला, जिसका नेम था सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है कि फिजिकल कैपिटल क्या होता है बेटे, और ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। आपको ये अभी तक जो टॉपिक किया है वो सारा रिलेटेड था ह्यूमन कैपिटल से। वो आपको समझ में आ गया कि एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी स्किल्स, उसकी नॉलेज की बात की जा रही है। तो उसके अलावा अगर हम दूसरी आइटम्स की बात करते हैं, चीज़ों की बात करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, फिजिकल कैपिटल। ठीक है, तो फिजिकल कैपिटल में और ह्यूमन कैपिटल में क्या फर्क है वो आज हम थोड़ा देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला पॉइंट, फिजिकल कैपिटल क्या होता है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। ये अपने ऑनर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे कि हम मशीन्स की बात करते हैं, बिल्डिंग फैक्ट्री की बात करते हैं, तो ऑनर के साथ सीधा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। लेकिन ह्यूमन कैपिटल के अंदर ह्यूमन कैपिटल जो होता है कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। उसकी स्किल, उसकी नॉलेज, उसकी कैपेबिलिटी, ठीक है, वो सारा किसके साथ जुड़ा हुआ है, उसी पर्सन के साथ, यानी कि ऑनर के साथ जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। इट इज टेंजिबल, ये टेंजिबल कंसेप्ट है क्योंकि इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ह्यूमन की जो काबिलियत है, उसकी जो सोच है, वो हम क्या कर सकते हैं, जस्ट फील करते हैं। इट इज इनटेंजिबल। यहाँ पे क्या है, फिजिकल अगर कैपिटल की बात करते हैं, तो बिल्ड इट, इसको बनाने के लिए जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं वो तो यूज होती हैं, साथ में ह्यूमन लेबर भी यूज होती है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे लैंड के ऊपर फैक्ट्री बनानी है, तो लैंड क्या हो गया, मेरा फिजिकल रिसोर्स हो गया। और कैपिटल बनानी है, उसके लिए दिमाग किसका चाहिए, एक ह्यूमन का चाहिए। बिना एक पर्सन के, बिना मैन मेड आइटम के मैं यहाँ पे बिल्डिंग बना ही नहीं सकती। तो इट मीन्स दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन एक ह्यूमन कैपिटल के लिए क्या चाहिए, हमें एक बेटर एजुकेशन चाहिए, बेटर हेल्थ चाहिए। यहाँ पे ये रिसोर्स हैं जिससे हम क्या बना सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल। तो अगर आपको डायरेक्टली आ जाए कि ह्यूमन कैपिटल है, इट इज द 2 पॉइंट्स, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स, एजुकेशन एंड हेल्थ। ये 2 बेसिक पॉइंट है जिससे ह्यूमन कैपिटल बनता है। फिजिकल कैपिटल क्या है, एक परफेक्टली मोबाइल हो जाता है, यानी कि इसको हम कहीं पे भी जो है वो चेंज कर सकते हैं, कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें मोबिलिटी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे मशीनरी है, कुछ भी अगर हमने बनाया है, चीज़ें जो कि हम उठा के कहीं पे ले जा सकते हैं, तो वो होता है फिजिकल कैपिटल इज परफेक्टली मोबाइल। लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्या है, इज नॉट परफेक्टली मोबाइल। तो यहाँ पे जिस पर्सन की स्किल है वो उसी के पास रहेगी, किसी और को हम शिफ्ट नहीं कर सकते। इट इज डेप्रिशिएटेड, फिजिकल कैपिटल में जितना जैसे यूज करेंगे उसमें डेप्रिशिएशन आती रहेगी। राइट, एंड ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी
एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। एक तो इसमें डेफिनेशन आते रहेगी, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट जो है हमें करनी पड़ती है इन टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। और सेकेंडली क्या है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और परफेक्ट तरीके से हमें रिसोर्सेज को यूज करना पड़ता है। अगर अनदर टाइप देखें हम ह्यूमन कैपिटल की, तो यहाँ पे भी डेफिनेशन आती है ह्यूमन कैपिटल के अंदर, ठीक है। यानी कि उनकी भी सोच, उनकी जो कैपेबिलिटी है वो भी धीरे धीरे कई बार कम हो जाती है। अगर हेल्थ फैसिलिटी प्रॉपर ना मिले, अगर एजुकेशन को प्रॉपर ना मिले, तो डेफिनेशन आएगा उनके अंदर, ज़्यादा हमें उसमें, अगर वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा काम से, तो धीरे धीरे उसमें कुछ कमियां आनी शुरू हो जाती हैं। इन्वेस्टमेंट पे अगर हमें उसको आगे बढ़ाना है तो हमें उसकी कमियों को हटाना पड़ेगा, एजुकेशन ज़्यादा देके, उसकी हेल्थ ज़्यादा देके, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू कीप दिस कैपिटल ग्रोइंग, इस चीज़ को बढ़ाने के लिए जहाँ पे ज़रूरी है। और फिजिकल में क्या था, हमें इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि हम नई टेक्नोलॉजी लेके आए, एफिशिएंट तरीके से उसको यूज कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है ओनली प्राइवेट बेनिफिट। यहाँ पे फिजिकल कैपिटल का जो बेनिफिट है वो किसको मिलता है, ओनली प्राइवेट बेनिफिट मिलता है। यानी कि एक ऑनर जिसने कैपिटल बनाई है उसी को उसका बेनिफिट जो है वो मिलता है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, बोथ प्राइवेट एंड द सोशल बेनिफिट। अगर एक पर्सन ह्यूमन कैपिटल तैयार हो रहा है इंडिया के अंदर, तो वो खुद के लिए बेनिफिट तो है ही है, आने वाली सोसाइटी यानी कि सोशल बेनिफिट भी देता है, सोशल बेनिफिट्स भी होंगे, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल से क्या होता है, एक पूरी इकोनॉमी के प्रोडक्शन के अंदर उसका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ह्यूमन कैपिटल का। तो वो खुद के लिए भी करता है काम और किसके, सोसाइटी के लिए भी करता है काम, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इन दोनों का आपस में बीच में रिलेशन क्या है, या फिर ये भी हो सकता है कि ह्यूमन कैपिटल के लिए ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। किसी तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ह्यूमन कैपिटल की। मेनली हम पहले ये देखेंगे कि हु कॉन्ट्रीब्यूट मोर। हमने यहाँ पे 2 पर्सन लिए हैं, वर्कर इन ए फैक्ट्री, जो कि एक पर्सन जो फैक्ट्री में काम करता है, और एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। तो इन दोनों में से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, अगर ग्रोथ में अगर हम चेक करें तो एजुकेटेड पर्सन का ग्रोथ ज़्यादा, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है ग्रोथ में, क्योंकि उसके पास स्पेशल स्किल्स होती है, नॉलेज होती है। तो मेन रोल किसका रहता है, एजुकेटेड पर्सन का, यानी कि फॉर्मर पर्सन का। फॉर्मर को क्या कहते हैं हम, एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। तो वो अपना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है, मोर इनकम जो है वो एक एजुकेटेड पर्सन से ही क्रिएट होती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो इंक्रीज होती है किससे, एजुकेटेड पर्सन से। तो इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम, जब इकोनॉमी की इनकम बढ़ती है, कौन सी इनकम, रियल नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, तो हम कहते हैं कि इकोनॉमिकली ग्रोथ कर दिया हमारी इकोनॉमी, ठीक है। तो वो ग्रो कैसे होती है, हमने यहाँ पे 2 तरह की नेशनल इनकम पढ़ा हुआ है चैप्टर के अंदर, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी आपने किया होगा, राइट। तो इसका मतलब नॉमिनल नेशनल इनकम या फिर रियल नेशनल इनकम। यहाँ पे हम रियल इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें हम किसी तरह की कोई भी बीच में जो चेंजेस होते हैं प्राइजेस के अंदर वो नहीं लेते, यानी कि बढ़े हुए प्राइजेस को, इन्फ्लेशन को नहीं लेते। सिंपल जो चीज़ों के रेट हैं जैसे पहले थे वैसे ही लेके हम अपनी इंक्रीज हुई आइटम्स के साथ उनको मल्टीप्लाई करके नेशनल इनकम निकालते हैं। तो नेशनल इनकम जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। तो एक तो एजुकेशन से होता है ग्रोथ, दूसरा क्या होता है, हेल्दी पर्सन्स। यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि हेल्दी पर्सन्स को प्रोवाइड अनइंटरप्टेड लेबर फॉर सप्लाई फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो हेल्दी पर्सन्स हैं बिना किसी रुकावट के वो लेबर सप्लाई करते रहते हैं इकोनॉमी के अंदर बहुत लंबे टाइम के लिए, क्लियर। तो इट मीन्स ये 2 फैक्टर हैं, एजुकेशन और हेल्दी, जो कि हमारे बाकी सभी सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल के साथ मिलके इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं। कौन से सोर्सेज हमारे, जो अभी हमने लेटेस्ट रीड किए हैं, जॉब ट्रेनिंग, जॉब ऑन द जॉब ट्रेनिंग अगर होता है, या फिर माइग्रेशन वाला, या इंफॉर्मेशन पे खर्चा, ठीक है। इसी सारे पॉइंट, उनके साथ साथ एजुकेशन और हेल्दी 2 फैक्टर्स ऐसे हैं हेल्थ वाले जो कि इकोनॉमी को हमारे क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो जो हम टॉपिक जो है वो किस तरह से आ सकता है कि क्या रोल है हमारा ह्यूमन कैपिटल का इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो हम यहाँ पे रोल बताएंगे। पहला हमारा पॉइंट है कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होता है, राइट। तो प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो जितनी ज़्यादा मतलब यहाँ पे हमारे पास पर्सन्स होंगे
वेल एजुकेटेड होंगे या स्किल्स अच्छी होगी, तो उससे क्या होगी, हमारी प्रोडक्टिविटी ह्यूमन बींग्स की वो इंक्रीज होगी, यानी कि उनमें जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। जैसे कोई स्पेशलाइज्ड इंजीनियर है, राइट, तो वो हो गया, या फिर कोई स्किल्ड वर्कर हो गया फैक्ट्री के अंदर, वो मशीन्स को अच्छे से हैंडल करना जानता है, ठीक है, बेटर देन अदर पर्सन्स। तो इट मीन्स क्या है, प्रोडक्टिविटी जो है उसकी इंक्रीज है, क्योंकि उसके पास स्पेशल स्किल है या उसकी नॉलेज है, एजुकेशन है उसके पास, तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती है, राइट। सेकेंड आता है, इट स्टिमुलेट इनोवेशन ऑल्सो, क्योंकि ये किसको बढ़ावा देता है, इनोवेटिव स्किल्स को भी इम्प्रूव करता है अगर ह्यूमन कैपिटल है तो। जैसे कि एक एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन से क्या होता है, टू अंडरस्टैंड चेंज इन सोसाइटी एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट। जो पर्सन पढ़े लिखे हैं उनको सोसाइटी में जितना भी चेंज आ रहा है उसके बारे में समझ में आता है, यानी कि साइंस वाइज अगर साइंटिफिक अगर कुछ एडवांसमेंट है तो वो उनको समझ में आता है। और एजुकेशन से क्या है, इट फैसिलिटेट इन्वेंशंस, कुछ नई इन्वेंशंस को फैसिलिटेट करता है, इनोवेशंस को फैसिलिटेट करता है। और नेक्स्ट क्या है, इस तरह की न्यू टेक्नोलॉजी को एडेप्टेशन करता है, उसको ढालने की कोशिश करता है, न्यू जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है। तो ये हो गया, इनोवेटिव स्किल्स को भी बढ़ावा देता है, क्या, ये जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है। और इसी तरह से क्या होता है, इकोनॉमी ग्रोथ करती है। नेक्स्ट आता है हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी, ये भी प्लस पॉइंट है। तो कैपेसिटी जो है लेबर फोर्स की जितनी ज़्यादा होगी उससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट होगा, मीन्स कि लेबर जितनी ज़्यादा हमारी बेटर होगी, उसमें कैपेसिटी ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। और साथ में रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, लोग जितने ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि अगर उनके पास नॉलेज है, स्किल्स है, तो वो ज़्यादा पार्टिसिपेशन करेंगे, उससे हाई डिग्री का क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हो जब आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हम लिखेंगे एक तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इनोवेटिव स्किल्स आते हैं, और हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी होता है, राइट। उसके बाद है कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि इसी का इकोनॉमिक और ह्यूमन कैपिटल 2 पॉइंट से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट बन सकता है। हमारा क्वेश्चन आता है रिलेशन, अगर वो रिलेशन आ जाए बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आपको कैसे एक्सप्लेन करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि डाटा वाइज अगर हम चेक करते हैं तो ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों के बीच में क्या है, नेबुलस हमें नज़र आता है, यानी कि अनक्लियर डाटा हमें नज़र आता है। इनको कंपेयर करने के लिए, रिलेशन बताने के लिए, ये ठीक है कि दोनों के बीच में रिलेशन है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करें कैसे किया जा सकता है, एम्पेरिकली डाटा वाइज इसको क्लियर नहीं किया जा सकता। कैसे नहीं किया जा सकता, सपोज करो जैसे एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेजरमेंट में ही फ़र्क है हमारे। एजुकेशन को हम नाप तोल कैसे करते हैं कि कोई पर्सन कितने साल पढ़ाई करी है उसने, या फिर टीचर पीपल रेशो कितनी रहा है, ठीक है, या फिर एनरोलमेंट क्या कितना रहा है, किसी स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो ये जजमेंट होती है एजुकेशन की। पर यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो मेजर करना मुश्किल है। सेम अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ कैसे निकालते हैं हम, मोर्टेलिटी रेट कितना है, यहाँ का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, एक्सेट्रा। तो इस तरह की रेशो से हम हेल्थ रेशो तो निकाल लेते हैं, लेकिन हेल्थ का पूरा स्टेटस क्या है, यानी कि हेल्थी पर्सन्स कितने हैं, स्टेटस ऑफ हेल्थी पर्सन्स हम यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअल मेजरमेंट ना होने की वजह से हम यहाँ पे ये कहते हैं कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो कितना है, ठीक है। जब हम इसको जजमेंट नहीं कर पाते तो ह्यूमन कैपिटल जजमेंट नहीं होता, और इसीलिए हम इकोनॉमिक ग्रोथ को अच्छे से मेजर नहीं कर पाते। ये कुछ इकोनॉमिस्ट इस चीज़ को लेके चलते हैं, बट अदरवाइज आपको रिलेशन पूछा जाए, साथ में ये भी बताना है, एक नेगेटिव पॉइंट बताते हुए आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ का आपस में पॉजिटिव सा ही रिलेशन है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एक डेवलपिंग कंट्री है और एक डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें भी हम क्या कंपेयर करते हैं कि जो हमारे ह्यूमन कैपिटल है और एक डेवलप्ड कंट्री का जो ह्यूमन कैपिटल है वो भी क्या है, एजुकेशन और हेल्थ से बनता है, राइट। तो ये जो है इंक्रीज हो रहा है, तो डेवलप्ड कंट्री का भी ये इंक्रीज हो रहा है। और इसी के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल के बढ़ने से जो पर कैपिटा रियल इनकम है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है,
ठीक है। और इस तरह एक डेवलप्ड कंट्री का भी पर कैपिटल रियल इनकम जो है वो इंक्रीज होती है। बट फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो डेवलपिंग कंट्री है उसकी जो पर कैपिटल रियल इनकम है वो उतनी तेजी से रेपिडली इंक्रीज नहीं होती जैसे कि डेवलप्ड कंट्री में देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, नॉट वेरी फास्ट। तो वो वेरी फास्ट नहीं इंक्रीज होती, बट हो रही है, वेरी फास्ट इंक्रीज नहीं होती, लेकिन डेवलप्ड कंट्री में वो तेजी के साथ इंक्रीज होती है। जैसे ही हमारा ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज हुआ, साथ ही साथ पर कैपिटल इनकम बढ़ गई। और पर कैपिटल रियल इनकम बढ़ना ही क्या कहलाता है? इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है? पॉजिटिव। यहाँ पे भी डेवलपिंग कंट्री में पॉजिटिव, लेकिन नॉट वेरी स्पीड, बट है तो इंक्रीज ही हो रहा है ना। सो वी कैन से दैट हायर इनकम कॉजेज बिल्डिंग ऑफ हायर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर हमारे पास ज़्यादा इनकम है तो वो किसका रिजल्ट होता है? वो हायर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल बनाता है। या फिर ये कह सकते हैं कि हायर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल कॉज ग्रोथ ऑफ इनकम। तो इसी तरह से अगर हायर कैपिटल ज़्यादा है तो ग्रोथ बढ़ सकती है, ग्रोथ ज़्यादा है तो कैपिटल ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना इनकम होगा उतना ही हम अपनी स्किल्स लोगों के ऊपर, उनकी एजुकेशन अच्छा कर सकते हैं, उनकी हेल्थ अच्छा कर सकते हैं। तो क्या होगा? लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा। अगर वाइस वर्सा देखते हैं, अगर ह्यूमन कैपिटल अच्छा है तो इट मीन्स क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ग्रोथ भी अच्छा होगा। तो दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो पैरेलल चलते हैं। सो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हुआ? पॉजिटिव। तो एक आधा अपने पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको शो करते हुए आपने एग्जाम्पल के साथ उसका पॉजिटिव रिलेशन बताना है। ये टॉपिक बेटे यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।